जिस सांस को हम सिर्फ एक श्वसन क्रिया मात्र मानते हैं, उस सांस का हमारे अस्तित्व को लेके कितना बड़ा महत्व है वो शायद आप नहीं जानते। आखिरकार क्या है हमारी सांसों से जुड़ा हुआ रहस्य, और क्या वाकई हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने मन और अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान इस संसार में आता है तो वो अपनी उम्र की गिनती के साथ नहीं आता कि वो इतनी उम्र तक जिएगा, इस उम्र तक रहेगा। इंसान इस दुनिया में आता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की गिनती के साथ, और जितनी जल्दी वो उसे खर्च कर देगा उतनी ही कम उसकी आयु होगी। और ये नियम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों पर लागू होता है। आप एक कुत्ते और खरगोश की सांसों को देखिए, वो कितनी तेजी के साथ सांसों को लेते हैं। और ऐसे जितने भी प्रजातियां हैं जो तेजी से सांसें लेती हैं, उनकी आयु तकरीबन 5 से 10 साल के आसपास होती है। और इसके उल्टा कछुआ और हाथी जैसे एकदम धीमी सांस लेने वाली प्रजातियों की आयु 100 से 200 साल तक की होती है। और इंसान इन दोनों के मध्य में आता है। जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक ही डोर है, और वो है हमारी नाक से बहने वाली ये सांस। जब तक ये सांस है तब तक जीवन है, और इस डोर का टूटना ही मृत्यु है। आप बिना खाए कुछ दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के भी आप कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन बिना सांस के आप एक दिन तो क्या, आप कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। एक एवरेज इंसान पर डे 21,600 बार सांस लेता है। इसका मतलब 2 सेकंड एक सांस लेने में और 2 सेकंड एक सांस को छोड़ने में लगता है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोग सही से सांस नहीं ले रहे हैं। मतलब कि हम सांस ले तो रहे हैं लेकिन आधी और उथली सांस ही लेते हैं, जो हमारी छाती तक ही जाती है। हम पेट से मतलब अपने डायफ्राम से सांस नहीं ले रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए कि क्या आपकी सांस आपके पेट तक पहुंच रही है? अगर नहीं तो आप सही से सांस नहीं ले रहे हैं। एक सही सांस लेने पर डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और हमारा पेट फूलता है। तो देखो, हमारी बॉडी में एक लंबी क्रेनियल नर्व है जो हमारे मस्तिष्क से लेके पेट तक फैली हुई है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, जिसे रिलैक्सेशन का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नर्व है, जो हमें तनाव मुक्त और रिलैक्स महसूस करवाती है। ये हमारे गले, दिल, फेफड़े, पाचन तंत्र और कई महत्वपूर्ण अंगों को कंट्रोल करती है। इसका मुख्य काम हमारे शरीर को शांत करना, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करना और हमारे पाचन तंत्र को बैलेंस करना है। इस वेगस नर्व को सक्रिय करने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका है हमारी सांसें। जब हम धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो ये वेगस नर्व सक्रिय होती हैं, जो हमारे बॉडी को एक रिलैक्स मोड में ले जाती हैं, जबकि तेज और उथली सांसें इस नर्व को निष्क्रिय करती हैं और हमारे बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले जाती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी सांसें न सिर्फ हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, बल्कि ये हमारे मूड और इमोशंस को भी कंट्रोल करती हैं। हर एक इमोशन में और हर एक मूड में हमारी सांसों की पैटर्न हमें अलग देखने को मिलती है। गौर करिएगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें गहरी और तेज हो जाती हैं, जैसे पूरे बॉडी में टेंशन भर गया हो। जब आप उदास होते हैं तो आपकी सांसें धीमी और भारी हो जाती हैं, जैसे अंदर कोई दबाव डाल रहा हो। और जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और लयबद्ध हो जाती हैं, उसके एकदम नेचुरल फॉर्म में। वैसे ही प्यार में, दुख में, डर में, हर स्थिति में सांसों की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन अगर आप इन सांसों को हर एक पल के लिए और हर एक स्थिति के लिए एक समान बना लेते हैं तो आप खुद को हर स्थिति में नेचुरल पाएंगे। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जब हम लयबद्ध यानी कि रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल का स्तर घटने लगता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जितना ज्यादा होगा ना, स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। लेकिन गहरी सांसें इसे रिड्यूस कर देती हैं। इसे आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक काम करिए, अभी आपको अगले 30 सेकंड तक जोर जोर से, तेज तेज से सांस लेना है और जोर जोर से उसे बाहर छोड़ना है। करिए।
क्या हुआ? आंखों के सामने अंधेरा छा गया? मतलब ये आपको एक स्ट्रेसफुल स्थिति में लेकर आ गया। अब एक काम करिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए और अगले 30 सेकंड तक आपको गहरी और धीमी सांस लेनी है। रेडी? हाँ, तो ये आपको फिर से एक नॉर्मल सिचुएशन में लेकर आ जाती है। तो देखो, सांसें हमारे मूड का एक सीक्रेट रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही आपने इसका चैनल बदला, वैसे ही आपका मूड बदल जाएगा। और सांसों के इसी महत्व को ध्यान में रख के प्राचीन योग में इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। ये वही प्राण है जिसे हम सांस, वायु या फिर हवा कहते हैं। ये सांस अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए बैठी है और उसे जानने का भी एक विज्ञान है जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। सांसों के इस रहस्य को सबसे पहले भगवान शिव ने बताया था, ऐसा माना जाता है। और उसी को लेके पूरा एक शिव स्वरोदय शास्त्र है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ पूरा संवाद है। और ये पूरा संवाद स्वर यानी कि हमारी सांसों को लेके है। भगवान शिव कहते हैं कि जो स्वर को समझ गया, समझो उसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। तो अब तक हमने सांसों को लेकर जितनी भी बातें की वो सारी बेसिक बातें थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सांस के सिर्फ बेसिक बिहेवियर को समझा, लेकिन स्वर विज्ञान हमें सांसों में एक स्टेप और अंदर लेकर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्वर है क्या? तो स्वर को समझने से पहले हमें नाड़ियों को समझना होगा। देखिए, योग के अनुसार हमारे शरीर में टोटल 72,000 यानी 72,000 नाड़ियां मौजूद हैं। अभी इन नाड़ियों का मतलब हमारी नसों से नहीं है। मतलब कि अगर आप शरीर को काट कर देखने जाओगे तो ये 72,000 नाड़ियां आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये नाड़ियां हमारी जो प्राण ऊर्जा या फिर वायु है उसके बहने का एक आध्यात्मिक दृष्टि से महसूस करके बनाया हुआ एक मार्ग या फिर चैनल्स हैं। ये आपको फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ध्यान और योग के लगातार अभ्यास से इन चैनल्स यानी कि नाड़ियों को महसूस किया जा सकता है। तो इन 72,000 नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। अभी 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और उन 10 में से भी 3 नाड़ियों को सबसे मुख्य माना जाता है और वो है ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। यही 3 नाड़ियां हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा या फिर कहें कि सांसों को बैलेंस करने का काम करती हैं। अभी आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका शरीर एक मशीन है जिसमें बहुत सारी वायरिंग और सर्किट मौजूद हैं, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि पावर की, जो पूरे मशीन में जाके उसे ऊर्जा देने का काम करेगी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को मशीन में एंटर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सिंपल सी बात है, प्लग चाहिए। और अभी ये प्लग का काम हमारी 3 मुख्य नाड़ियां करती हैं और इन्हीं 3 नाड़ियों को स्वर कहते हैं। ईडा नाड़ी को चंद्र स्वर और पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर के रूप में जाना जाता है। अभी हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा को संतुलित करने में इन 3 स्वरों का मुख्य रोल होता है। इसीलिए ये प्राण ऊर्जा के एक प्लग की तरह काम करते हैं। एक ऋणात्म, एक धनात्म और एक अर्थिंग वायर यानी कि नेचुरल। ये 3 नाड़ियां बाकी की 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं। और अगर इनके प्रवाह का संतुलन बिगड़ने लगा तो मशीन में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी आपको हमारी प्राण ऊर्जा यानी कि हमारी सांस और नाड़ियों का जो फंडामेंटल था वो तो समझ में आ गया होगा। तो हमारे शरीर में ये 3 मुख्य नाड़ियां कितनी महत्वपूर्ण है वो भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्वर सही से चल भी रहे हैं या फिर नहीं। तो देखो, हमें ऐसा लगता है कि ज्यादातर हम दोनों नासिका यानी कि हमारे नाक की दोनों नोस्ट्रील से एक समान सांस लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर टाइम हम किसी एक ही नासिका से सांस लेते हैं। मतलब एक नासिका से सांस के प्रवाह का आना जाना ज्यादा होता है और इसे आप अभी भी चेक कर सकते हैं वीडियो देखते हुए। एक काम करिए, अपनी उंगली को नाक के नीचे रखकर देखिए और चेक करिए किसी एक नासिका से आप ज्यादा सांस छोड़ रहे होंगे। अगर अभी आपकी दाईं नासिका से ज्यादा सांस चल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है।
और अगर आपकी बाईं नासिका से सांस चल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। ईड़ा और पिंगला प्राण के दो अलग अलग पहलुओं के रूप में काम करते हैं। वो एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग ध्रुवों को दर्शाती हैं। ईड़ा को ऊर्जा का नकारात्मक पक्ष माना जाता है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसका स्वभाव ठंडा होता है, जो हमारे शरीर को शांत करता है, और इस नाड़ी को स्त्री प्रधान भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है वो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम होता है। मतलब जब भी ये नाड़ी सक्रिय होती है तब आप मानसिक काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जबकि पिंगला उसी ऊर्जा का सकारात्मक पक्ष है, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। इसका स्वभाव गर्म होता है, जो हमारे शरीर को ज्यादा सक्रिय करने का काम करता है, और इस नाड़ी को पुरुष प्रधान भी कहा जाता है। और जब ये नाड़ी सक्रिय हो तब हम कोई भी शारीरिक काम और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हर वक्त ये दोनों स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन जब ये स्वर बदलते हैं उस वक्त कुछ मिनट के लिए सांस हमारे दोनों नासिका से एक समान बहने लगती है, और जब दोनों नासिका से एक समान सांस चल रही हो तो उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। ये बहुत ही कम समय के लिए चलती है, लेकिन ये नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दोनों नाड़ियों के मध्य में बहने वाली नाड़ी है, और इसी नाड़ी में हमारी कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है, जिसमें 7 चक्र मौजूद होते हैं। ये नाड़ी चलने पर हम पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर कहें कि अवचेतन अवस्था में। ऐसा देखा गया है कि जब संध्या का समय होता है तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये नाड़ी ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होती है, ना स्त्री प्रधान होती है ना पुरुष प्रधान। सुषुम्ना में स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होने लगता है। जब ये स्वर चल रहा हो तब आपको सभी प्रकार के सांसारिक काम त्याग के सिर्फ ध्यान और प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में इन नाड़ियों के बदलने पर हमारे शरीर पर कोई असर होता भी है या फिर नहीं? आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हमारा दिमाग क्रिएटिव और रिलैक्स महसूस करता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा एनालिटिकल और प्लानिंग मोड में चला जाता है। दरअसल ये कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक नेचुरल साइकिल है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, और इन दोनों हिस्सों का सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी दाईं नासिका से सांस चल रही है, यानी कि पिंगला नाड़ी सक्रिय है, तो उस वक्त आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। अब ये आपके लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग का। ये लैंग्वेज, रीजनिंग, डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान देता है। अगर कोई भी चीज या काम को प्लान करके सीक्वेंस में और तर्क के आधार पर करना है तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये आपको हमेशा अलर्ट मोड में रखता है। और इसके अलावा जब आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, यानी कि दाईं नासिका, तो उस वक्त आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और ये तब एक्टिव होता है जब हमें किसी चुनौती या खतरे का सामना करना होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो ये शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, ताकि शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर या फिर गर्भ स्वभाव वाली नाड़ी क्यों कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आपकी बाईं नासिका से सांस चल रही होती है, यानी ईड़ा नाड़ी, तब आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिव इमोशंस और इंट्यूशंस का। ये विजुअल्स, म्यूजिक, कला और कल्पना में माहिर होता है। अगर आपको नई चीज बनाना, कहानियां गढ़ना और अपनी भावनाओं को महसूस करना पसंद है तो आपको राइट ब्रेन से काम करना पड़ेगा। और ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तब जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ये हमारे शरीर को शांत और संतुलित करने का काम करता है। जब शरीर को आराम की जरूरत होती है तो ये एनर्जी को सेव करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और पाचन क्रिया को सामान्य बनाता है। और इसीलिए ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर या फिर शीतल स्वभाव वाली नाड़ी कहते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्वर किस काम के लिए कितना जरूरी होता है। लेकिन क्या हम अपने काम के हिसाब से इन स्वरों को बदल भी सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वैसे हर वक्त 60 से 80 मिनट के अंतराल में ये स्वर बदलते ही रहते हैं, लेकिन इसे आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। जो योगी जन और लंबे समय से ध्यान का अभ्यास करते आए हैं वो सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार स्वर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन स्वरों को बदलना है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, यानी कि बाईं नासिका, और अगर आपको इसे बदलना है सूर्य वाली दाईं नासिका में, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है कि आप बाईं
दाईं ओर करवट लेके थोड़ी देर सो जाएं। और अगर आपको चंद्र स्वर को सक्रिय करना है तो आप दाईं ओर करवट लेके थोड़ी देर सो जाएं। अगर आप इसे पहली बार करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप घर पे हो। लेकिन अगर आप ऑफिस या कहीं बाहर हैं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? देखिए, अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको लग रहा है कि आपको स्वर बदलने की जरूरत है, तो आपको जो भी स्वर बदलना है, मान लो आपको सूर्य स्वर को सक्रिय करना है, तो अपने राइट हैंड की मुट्ठी बना के उसे लेफ्ट हैंड की आर्मपिट यानी कि बगल में दबा देना है। और अगर चंद्र स्वर सक्रिय करना है तो आपको लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को राइट साइड के आर्मपिट में दबा देनी है। उससे ये स्वर थोड़ी देर में बदल जाएगा। अगर आप इसमें नए हो तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपने कई बार ऋषि मुनि या योगी के फोटो में ऐसी चीजें देखी होंगी जो उनके एक हाथ को सपोर्ट कर रही होती है, तो इसे योग दंड कहते हैं। और इसका काम यही होता है, वो स्वर को बदलने का ही काम करता है। जिस स्वर को सक्रिय करना हो उसके उल्टे साइड के हाथ के नीचे रखा जाता है। यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन तीनों नाड़ियों में जो रुकावटें हैं उनको एक बार दूर कर लें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग जीवन शैली है। कुछ लोगों को अपने दैनिक जीवन में अधिक शारीरिक काम करना पड़ता है, कई अन्य के लिए अधिक मानसिक काम करना पड़ता है। हम में से कुछ अंतर्मुखी हैं, कुछ बहिर्मुखी, अर्थात सभी के पास अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति में श्वास उतार चढ़ाव की जीवन शैली व अवधि यानी कि समय भिन्न है, लेकिन किस प्रकार का काम किसके लिए सही है उसके लिए व्यक्ति की नाक में हवा का प्रवाह प्रमुख रखता है। तो इसीलिए आपकी नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो देखो, प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि नियंत्रित गति से सांस को अंदर लेने की क्रिया, चाहे सांस धीरे ले रहे हो या फिर तेज, लेकिन जब हम उसे अंदर खींचते हैं तो एक लय में होना जरूरी है। फिर है कुंभक, यानी अंदर की हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया। सांस को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और बाहर छोड़कर कुछ देर के लिए सांस नहीं लेकर रोकने को बाहरी कुंभक कहते हैं। और फिर है रेचक, यानी अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से एक लय के साथ बाहर छोड़ना। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर देना है। अभी सबसे पहले पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दें, फिर आप दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस लेना है। अभी उस सांस को अंदर थोड़ी देर के लिए रोक कर रखें, लेकिन याद रहे सांस पेट तक लेनी है, यानी जब आप सांस लें तो पेट फूलना चाहिए। अभी उसी सांस को बाईं नासिका को तर्जनी उंगली से बंद करके दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। फिर उसी दाईं नासिका से सांस अंदर लेनी है, फिर अंदर थोड़ी देर रोक कर रखना है और फिर दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़नी है। और इसी प्रोसेस को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। अभी इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है, पूरक, कुंभक और रेचक के बीच 4 सेकंड का समय होना चाहिए। मतलब कि जब आप सांस अंदर लेते हो तो उसे लेने का टाइम 4 सेकंड, फिर अंदर रोक के रखने में 4 सेकंड, फिर बाहर छोड़ने में 4 सेकंड और फिर छोड़ने के बाद थोड़ी देर बिना सांस लिए 4 सेकंड तक रुकना है। और इस प्रोसेस को 15 मिनट के लिए करना है। लेकिन याद रहे, इसे करते वक्त आपका पेट खाली होना चाहिए। फिर जब आप इसे रोज करने लगें तो इसे धीरे धीरे 4, 7, 8 के टाइमिंग के साथ लेकर जाएं। मतलब 4 सेकंड का समय अंदर लेने में, 7 सेकंड का समय रोक कर रखने में और 8 सेकंड छोड़ने में समय लेना है। अभी इसे करने का सबसे ज्यादा फायदा आपके दिमाग को होता है। यह आपके ब्रेन फॉग को पूरी तरह से हटा देता है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है मानसिक धुंधलापन, यानी जब आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, फोकस करने में दिक्कत होती है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, चीजों को याद करने में दिक्कत आती है, मूड में उतार चढ़ाव और हर वक्त एक थकान या भारीपन महसूस होता है। और आज के समय में लोगों के अंदर ये ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप ये प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम रोजाना करने लगते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती है, जिससे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है और दिमाग तेजी से काम करने लगता है। आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है। जैसा कि हमने पहले समझा, हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये दोनों सिस्टम सही संतुलन में आ जाते हैं, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है और आप अंदर से शांत महसूस करने लगते हैं। इसे सिर्फ एक प्राणायाम नहीं बल्कि एक प्राकृतिक दिमागी डिटॉक्स समझें,
जो आपकी सोचने की क्षमता को शार्प बनाकर आपको ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव बनाता है। इसके अलावा ये हमारे तीनों स्वरों को बैलेंस करने का भी काम करता है। ये सांस, जिसे आप सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की एक साधारण प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। यही सांस हमारे अस्तित्व की जड़ है, यही प्राण ऊर्जा है और यही हमारा जीवन है। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा, इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ने का काम ये सांस का ही तो है। तो एक बार अपनी सांसों को समझना और महसूस करना सीख लो, फिर देखो कैसे आपका पूरा जीवन पूरी तरीके से बदलने लगता है, क्योंकि सांसों पर नियंत्रण ही आत्म नियंत्रण की पहली सीढ़ी है।